मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपने सामाजिक के इस दूसरे अध्याय में हमने अब तक इसके पहले जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो गुलाम वंश था उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश को समाप्त किया था खिलजी वंश ने। खिलजी के अंदर जो ये खिलजी वंश था, इसके अंदर जो जलालुद्दीन खिलजी था, इसने गुलाम वंश के जो अंतिम शासक था उसको मार करके खिलजी वंश की है वो स्थापना की थी। तो आइए पढ़ते हैं खिलजी वंश के बारे में। वैसे खिलजी वंश कुछ ज़्यादा समय तक इन्होंने शासन नहीं किया था, ज़्यादा समय तक ये नहीं चला था। 1290 से 1320 ईस्वी तक ही इनका है वो कार्यकाल रहा था। 1290 से 1320 केवल 30 वर्ष तक इस वंश की स्थापना रही। इस वंश की जो स्थापना की थी वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ये 1290 के अंदर राजा बना और 1296 के अंदर इसी के भतीजे, इसी का जो भतीजा और दामाद दोनों रिश्ते इसके थे, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी की धोखे से उसकी है वो हत्या कर दी थी। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का क्या था? संस्थापक था। इसी ने ही सबसे पहले गुलाम वंश के अंतिम शासक को मार करके और खिलजी वंश की स्थापना की थी। ये जब राजा बना उस समय इसकी आयु कितनी थी? मात्र 70 वर्ष की। कितनी थी? 70 वर्ष की। यानी ये बहुत ही वृद्ध हो चुका था और 70 वर्ष की आयु के अंदर किलोसरी के महल के अंदर इसका है वो 1290 में राज्याभिषेक हुआ था। इसके बाद में आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश के अंदर जो महत्वपूर्ण शासक ये एक ही थे। वैसे दो शासक हुए, एक तो अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी 70 वर्ष की आयु में राजा बना था और इसलिए इसके पास इतना समय भी नहीं था, वृद्ध हो चुका था। लेकिन इसके बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बना तो इसने क्या किया? ये शासक दिल्ली सल्तनत के अंदर एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में उभरा। अब इसने बहुत सारे सुधार किए सैन्य व्यवस्था में, बाजार व्यवस्था में, विद्रोह को किस प्रकार नियंत्रण में करना, किस प्रकार से इसने इस्लामी सत्ता को है वो चुनौती दी, उन सब के बारे में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि ये जलालुद्दीन खिलजी का क्या था? भतीजा और दामाद था। क्या था? भतीजा और दामाद। वैसे भतीजा भी था और दामाद भी था, दोनों इनके रिलेशन थे जलालुद्दीन खिलजी से। लेकिन हुआ क्या कि जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को कहां भेज दिया? देवगिरी अभियान पर, दक्षिण भारत का अभियान करवा दिया इसको। दक्षिण भारत के अभियान पर यह गया और जब वे वापस लौट रहा था तो इसकी सूचना जलालुद्दीन खिलजी को इसने नहीं दी और इस प्रकार इसने धोखे से वहां अंदर इसके जो सैनिक थे वो मिल गए और बाहर ही पूरी सेना लेकर के आया और अलाउद्दीन जो जलालुद्दीन खिलजी था उसको घेर करके और धोखे से इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। कब? इसके द्वारा 1296 के अंदर धोखे से जलालुद्दीन की हत्या कर देगी। वैसे जलालुद्दीन इसके क्या लगता था? ये अंकल लगते थे, चाचा जी। ये जो अलाउद्दीन खिलजी है वो उसका भतीजा और दामाद भी था। लेकिन 1296 में जलालुद्दीन की है वो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दी? धोखे से हत्या कर दी। इसका जो मूल नाम था अलाउद्दीन खिलजी का वो था अली। क्या था? अली। उसके बाद में हमें जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिक्कों पर अपनी उपाधि, सिक्कों पर अपना नाम उत्कीर्ण कराया, अपनी जो उपाधि थी वो उत्कीर्ण करवाई। क्या करवाई? द्वितीय सिकंदर। क्या करवाई? द्वितीय सिकंदर। ये सिक्कों पर उसने लिखवाया कि मैं द्वितीय सिकंदर हूं, विश्व का दूसरा सिकंदर। आप जानते हैं कि पहला सिकंदर तो कहां का था? मैसेडोनिया का शासक था। हमने पहले अध्याय में पढ़ा था, मैसेडोनिया का शासक था यूनान में। तो मैसेडोनिया का शासक सिकंदर था, वो कोई भी युद्ध नहीं हारा था, उसने संपूर्ण विश्व को जीत लिया था। ठीक है, लेकिन उसके बारे में यह कहा जाता है कि वो एक युद्ध हारा था और वो एक युद्ध भारत आकर के हारा था यहाँ के राजा पोरस से। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को द्वितीय सिकंदर की उपाधि प्रदान की और सिक्कों पर है वो द्वितीय सिकंदर है वो लिखवाया।
आगे बढ़ते हैं कि 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया और 1303 में इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ध्यान से सुनिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत पर भी आक्रमण किया और ये एक पहला शासक था, दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। लेकिन इससे पहले हम पढ़ते हैं 1301 के अंदर इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया, वहां के राणा हमीर। उसके बाद में 1303 के अंदर इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो 1301 के अंदर जब रणथंभौर पर आक्रमण किया उसको इसने जीत लिया, वहां पे शीतल देवरानी ने जौहर किया। उसके बाद में 1303 के अंदर इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा आपको मैं स्टोरी बताता हूँ। वैसे सब जानते हैं कि चित्तौड़ के अंदर 1303 का जो प्रथम शाखा था, राजस्थान का प्रथम शाखा था, वो बड़ा ही प्रसिद्ध है। बात क्या थी कि 1303 के अंदर यहाँ का जो शासक था चित्तौड़ का वो था रतन सिंह। कौन था? राणा रतन सिंह। और उनकी रानी का नाम था पद्मिनी। उनकी रानी का नाम था पद्मिनी। कई जगह हमें पद्मावत भी देखने को मिलता है। तो रतन सिंह का एक सेनापति था जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर ने रतन सिंह के साथ में कुछ ऐसा षड्यंत्र किया। रतन सिंह को उसके बारे में पता चला तो उसने मलिक काफूर को है वो वहां अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, उसका अपमान करके उसको बाहर निकाल दिया। और इस अपमान की वेदना को सहते हुए वो चला गया दिल्ली किसके पास में? अलाउद्दीन खिलजी के पास में। और वहां जाकर के अब कैसे भी करके राणा रतन सिंह से मलिक काफूर को क्या लेना था? बदला लेना था। और इसलिए उसने अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर कहा कि चित्तौड़ के अंदर राणा रतन सिंह शासन कर रहे हैं और वहां पे हमारे जो धन संपदा है वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में है। और एक बात विशेष है कि उनकी जो पत्नी है पद्मिनी वो बहुत ही सुंदर है। और उन्होंने इस प्रकार से सुंदरता का बखान किया कि अलाउद्दीन खिलजी की लालसा है वो जग उठी पद्मिनी को देखने की। और इस प्रकार फिर रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में यहाँ पे युद्ध छिड़ता है। वो एक दूसरे को पत्र भेजते हैं, पत्र का उल्टा सीधा जवाब आता है, बीच में जो षड्यंत्रकारी होते हैं वो भी उनका लाभ उठाते हैं। और अंत में अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल सेना के साथ में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। चित्तौड़ के बाहर कहीं दुर्ग होता है, उसके बाहर कहीं दिनों तक वे डेरा डाल करके बैठे रहते हैं, घेर करके बैठे रहते हैं। और अंत में इन दोनों के बीच में युद्ध होता है 1303 में। और इस प्रकार राणा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते समय वीर गति को प्राप्त हो जाते। और इनकी जो पत्नी थी पद्मिनी, उन पद्मिनी रानी ने क्या किया कि 1600 महारानियों के साथ में जौहर कर दिया। अब एक होता है साका और एक होता है जौहर। ये साका और जौहर क्या मैं आपको बता दूं, साका और दूसरा है जौहर। साका का मतलब होता है कि जब ऐसी स्थिति आ जाए कि अब चारों तरफ से शत्रुओं से हम घिर गए, जब ऐसी स्थिति आ जाए कि चारों तरफ से शत्रुओं से घिर गए, अब बचने का कोई उपाय नहीं है, तब जो राजा होते थे, जो अन्य सेनापति होते, जो सेना होती थी, वो सभी केसरिया बाना पहन करके और युद्ध भूमि में टूट पड़ते थे, शत्रुओं पर टूट पड़ते थे। अब उनको अपनी जान की कोई परवाह नहीं होती, बस वे फिक्स कर देते कि अब है वो मौत निश्चित है। तो वो होता था साका। और दूसरा होता था जौहर, कि रानियों को जब पता चलता कि हाँ अब है वो हम चारों तरफ से घिर चुकी हैं और हमारे पतिव्रता धर्म पर आंच आने वाली है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वे क्या करती, वे अग्निकुंड के अंदर एक विशाल अग्निकुंड बनाया जाता और उसके अंदर अग्नि को प्रज्वलित किया जाता और उसके अंदर जीते जी कूद करके उस अग्नि के अंदर अपने प्राण है वो दान कर देती थी। तो वो होता था जौहर। तो राजस्थान के अंदर जो प्रथम जौहर हुआ, प्रथम शाखा हुआ, वो हुआ 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय। और उस समय जो जौहर किया था वो किया था पद्मिनी ने, राणा रतन सिंह की पत्नी 1600 महारानियों के साथ में, ऐसा इतिहास के अंदर वर्णित है। तो ये बात की मैंने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण की। तो बाद में क्या हुआ कि रानी ने जब
रानी पद्मिनी ने जब जोहर किया और उनके साथ में 1600 रानियों ने भी जोहर किया, तो अलाउद्दीन खिलजी की इच्छा अधूरी रहेगी पद्मिनी को पाने की। तो इसी स्थिति में उसने क्या किया, चित्तौड़ को है वो लूटना शुरू कर दिया। चित्तौड़ का जितनी भी धन संपदा थी, जितने भी जो भी लोग मिले, सबको मार काटना शुरू कर दिया। जितने भी दीवारें वगैरह, मंदिर वगैरह, उनको तोड़ दिया गया, बड़ा उनको नुकसान पहुंचाया और धन संपदा थी उसको लूट करके दिल्ली चला गया। आगे बात करते हैं कि गुजरात अभियान से अपार धन संपदा मिलना। वो बाद में क्या करता है, वो गुजरात पर आक्रमण करता है और गुजरात आक्रमण के समय उसे बहुत सारी धन संपदा मिलती है। क्या मिलती है, धन संपदा। वैसे भारत के अंदर धन संपदा तो प्रचुर मात्रा में बहुत सारी थी, सोने की चिड़िया थी, यहाँ पे धन की कोई कमी नहीं थी और उसे बहुत सारा धन मिलता है। फिर वो उत्तर भारत के अंदर तो अपनी प्रभुत्व स्थापित कर लेता है, जबरदस्त प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। लेकिन अब बात आती है दक्षिण भारत की। वो दक्षिण भारत में किस प्रकार से प्रवेश कर सकता था, क्योंकि अब तक दिल्ली सल्तनत के अंदर ऐसा कोई शासक नहीं हुआ था जो दक्षिण भारत के अंदर या दक्षिण भारत पर आक्रमण कर सके और वहां के जो राज्य थे उनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले सके, ऐसा कोई राजा नहीं हुआ था। तो आगे बात करते हैं कि मलिक काफूर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, राणा रतन सिंह का ये सेनापति था पहले, लेकिन बाद में वो वहां चला गया किसके पास में, अलाउद्दीन खिलजी के पास में, और वहां पे वो इसके साथ में मिल गया। इसको पूरी जानकारी थी और इसी की मदद से अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के अंदर क्या किया, प्रवेश किया। दक्षिण भारत में क्या किया, प्रवेश किया। ये पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का जो दक्षिण भारत के अंदर आक्रमण किया और वहां के राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। तो वहां के कौन कौन से राज्यों पर इन्होंने अधिकार किया, मलिक काफूर के नेतृत्व में ये दक्षिण भारत में अभियान हुआ। वहां पे देवगिरी, होयसल, पांडे और हमें जो अमीर खुसरो है उनकी किताब से हमें ये जानकारी मिलती है कि उसने रामेश्वर तक भी मलिक काफूर है वो पहुंच गया था। कहां तक, रामेश्वर तक। तो दक्षिण भारत में देवगिरी, होयसल, पांडे और अंत में वो रामेश्वर तक भी पहुंच गया था। कौन, मलिक काफूर। इसके नेतृत्व में है वो दक्षिण भारत के अंदर अभियान चलाया गया था। आगे हम बात करते हैं राजस्व ढांचा पुनर्निर्मित किया गया, यानी जो राजस्व प्रणाली थी, जो टैक्स लेने की प्रणाली थी, उनके अंदर इसने जबरदस्त सुधार किया। इसके बाद में विद्रोह पर नियंत्रण के उपाय। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में होने वाले विद्रोह को रोकने के लिए, उनको नियंत्रण में करने के लिए क्या उपाय किए। तो सबसे पहले उसने 4 उपाय किए। क्या क्या किए, नंबर 1, अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना। उसने क्या किया कि जितने भी अमीर वर्ग के लोग हैं उनकी जो संपत्ति है उसको जब्त कर लो। क्यों, क्योंकि इसको संदेह था कि यदि अमीर वर्ग के पास में ज्यादा संपत्ति हुई तो हो सकता है वे एक नई सेना का गठन कर ले और वही सेना उसके खिलाफ है वो विद्रोह के लिए उकसाए। तो इसके लिए उसने क्या किया, अमीर वर्ग की संपत्ति थी उसको है वो जब्त करना शुरू कर दिया। नंबर 1 ये क्या था, विद्रोह पर नियंत्रण पाने के उसने उपाय किए। दूसरा उपाय क्या था, खालसा भूमि को कृषि योग्य बना करके राजस्व में वृद्धि करना। दूसरा उसने क्या किया, जो खालसा भूमि पड़ी थी, परत भूमि होती है जिस पर कोई जो राजा के अधीन होती है, उसको क्या किया, उसको कृषि योग्य बनवाया। ठीक है, और बनाने के बाद में वो भूमि जमींदारों को दे दी और जमींदार बदले में क्या देते थे, राजा को टैक्स देते थे। इस प्रकार उनके टैक्स में वृद्धि हुई, राजस्व के अंदर वृद्धि हुई। तो दूसरा कार्य था इन्होंने ये किया। तीसरा उपाय क्या किया, अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर रोक लगा दी कि जो बड़े बड़े अमीर वर्ग के लोग थे वो आपस में मिलना जुलना बंद कर दे। उन पर उन्होंने क्या कर दी, रोक लगा दी। पहले संपत्ति जब्त कर दी और दूसरा रोक लगा दी ताकि वह किसी प्रकार की कोई षड्यंत्रकारी योजना न बना सके। तो ये हो गया तीसरा उपाय। और चौथा उपाय क्या किया गया कि जो भी यहां पे देखने को मिलता है कि दिल्ली के अंदर, यहां पे देख सकते हैं, दिल्ली में मांस व मद्य निषिद्ध कर दिया। दिल्ली के अंदर, दिल्ली सल्तनत में दिल्ली में शासन कर रहा था तो दिल्ली के अंदर मांस और मद्य का मतलब होता शराब। इसने क्या किया, मांस और शराब को बंद कर दिया, निषेध कर दिया, रोक लगा दी उस पर कि कोई भी राज्य के अंदर मांस और शराब है वो नहीं खाएगा और नहीं पिएगा। तो ये 4 उपाय किए, क्या, विद्रोह पर नियंत्रण पाने के लिए, कि किसी भी प्रकार का विद्रोह राज्य में न हो, उसके लिए इसने 4 महत्वपूर्ण उपाय है वो किए थे। इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं
कि इसने इस्लाम धर्म के अनुसार शासन नहीं किया। क्या नहीं किया? इस्लाम धर्म के अनुसार शासन नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जब हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था तो वहां पे इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। उन्होंने क्या किया? उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करें, जिसने गुलाम वंश का संस्थापक था, उसने खलीफा से स्वीकृति नहीं ली थी, ठीक है, क्योंकि उनके पास इतना समय था ही नहीं। तो बिना सुल्तान की पदवी के धारण किए उसने वो राज्य किया था। लेकिन इल्तुतमिश ने खलीफा से सुल्तान की पदवी प्राप्त की थी। तो अब ये खलीफा क्या है, मैं आपको बता दूं कि इस्लामी दुनिया या इस्लामी कानून के अनुसार जो व्यक्ति जो उनके धर्म के अनुसार, इस्लामी कानून के अनुसार, उनके धर्म के अनुसार, उन धर्म का जो सर्वश्रेष्ठ आप बोल तो नेता, प्रमुख या धर्म गुरु होता था, उनको खलीफा कहते थे। और उन्हीं खलीफा की मदद से जो भी इस धर्म के व्यक्ति जो राजा बनता था या जो भी अन्य कार्य करता था, उनको पहले खलीफा से क्या लेनी पड़ती थी? अनुमति लेनी पड़ती थी। तो इसने क्या किया? इस अलाउद्दीन खिलजी ने इस्लाम धर्म, जो मुस्लिम धर्म था, इस्लाम धर्म था, उनके अनुसार क्या किया? शासन नहीं किया। इसने अपनी मन मर्जी से शासन किया। और क्या किया? इसने खलीफा की सत्ता को मान्यता नहीं दी। जो मैंने आपको पहले बताया कि जिस प्रकार शरीयत कानून के अनुसार, इस्लाम कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति को किस प्रकार से राजा बनना है, इस्लाम व्यक्ति जो इस्लाम धर्म से संबंधित है, तो इसने क्या किया? खलीफा की जो सत्ता थी उसको मान्यता नहीं दी कि खलीफा क्या होता, मैं स्वयं खलीफा हूं, ठीक है ना। तो इसने खलीफा की सत्ता को मान्यता नहीं दी और इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। और इसने क्या? एक उपाधि धारण की। उसका नाम, इसने उपाधि कौन सी धारण की? यशमिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमिनीन, ऐसा एक उसने क्या कर दी? उपाधि धारण कर दी। इसने स्वयं को क्या घोषित कर दिया? खलीफा घोषित किया। इसके बाद में हमें जानकारी मिलती है कि खजाइनुल फुतूह से, कहां से? खजाइनुल फुतूह से हमें जानकारी मिलती है। वैसे खजाइनुल फुतूह क्या है? एक किताब है और इसके रचयिता कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने खजाइनुल फुतूह को लिखा। उसके अंदर इन्होंने जो अलाउद्दीन खिलजी है इसकी प्रशंसा की और उनको उपाधि दी। क्या उपाधि दी? विश्व का सुल्तान। किसको बताया? अलाउद्दीन खिलजी को। और क्या उपाधि दी? जनता का चरवाहा। ये दो उपाधि अलाउद्दीन खिलजी को अमीर खुसरो ने खजाइनुल फुतूह नामक जो किताब है उसके अंदर दी। यानी इसका मतलब उन्होंने उस समय उनको उपाधि दी थी कि ये विश्व का सुल्तान है, ठीक है ना, पूरे विश्व का सुल्तान राजा है। और दूसरा उपाधि दी कि जनता का चरवा। चरवा किसे कहते हैं? जिस प्रकार गायों को चराने के लिए जो जाता है ना वाले, ठीक है ना, चरवा, यानी जनता का चरवा, ये जनता का रखवाला है। ऐसी उपाधि है वो खजाइनुल फुतूह के अंदर अमीर खुसरो ने है वो अलाउद्दीन खिलजी को दी थी। आगे पुलिस, गुप्तचर प्रणाली, डाक पद्धति, ये इसने महत्वपूर्ण सुधार किए। दिल्ली सल्तनत के अंदर ये अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत महत्वपूर्ण अनेक सुधार किए थे, जिसके अंदर पुलिस प्रशासन, सबसे पहले इसने पुलिस जो प्रशासन था उसकी व्यवस्था को एक जबरदस्त किया। उसके बाद में गुप्तचर प्रणाली को तकड़ी की। गुप्तचर प्रणाली थी उसको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, जिस प्रकार गुप्तचर प्रणाली थी उसको किस प्रकार से सुसज्जित करना है वो इसने किया। उसके बाद में डाक पद्धति थी, उसको भी इसने महत्वपूर्ण उसमें सुधार किए। ये 3 सुधार उसके प्रमुख हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर के जो सुधार थे वो सबसे महत्वपूर्ण इसका सुधार था, वो था बाजार नियंत्रण। क्या था? बाजार नियंत्रण। सबसे महत्वपूर्ण सुधार था इसका बाजार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण के अंदर इसने क्या किया? इसने बाजार नियंत्रण के अंदर अनेक पद सृजित किए, अनेक नए नए पद बनाए, जिसके अंदर जो काला बाजारी और मुनाफाखोरी हो रही थी उससे फिर बाजार नियंत्रण के कारण अब काला बाजारी और मुनाफाखोरी होने बंद होगी। तो इसने मापतोल के लिए अलग से एक विभाग बनाया, अलग से एक नया पद बनाया। और इसके अलावा माल और व्यापार का जो अध्यक्ष था वो अलग से बनाया, उनके लिए एक अलग से पद का सृजन किया गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार बाजार नियंत्रण के अंदर अनेक नए नए पदों का सृजन किया गया, जिससे मुनाफाखोरी और काला बाजारी पर है वो एक रोक लगी।
उसके बाद में इसने सेना के अंदर भी सुधार किया, इसने जबरदस्त सैन्य सुधार किया। सैन्य सुधार, सेना, इसने एक मजबूत सेना का निर्माण करवाया, ठीक है ना। जितने भी योग्य जो सैनिक होते थे उनको अपनी सेना में भर्ती किया गया। और ये पहला शासक था जिसने सेना को नकद वेतन देना शुरू किया था, पैसे देना शुरू किया। ये पहला ऐसा शासक हुआ। लेकिन इससे पहले क्या होता था, सेना को क्या किया था, 2 वक्त का खाना दिया जाता था और बदले में उनको सेवा देनी पड़ती थी। लेकिन ये पहला शासक था जिसने सैनिकों को उनकी सेवा के बदले में नकद वेतन देना शुरू किया, पेमेंट देना शुरू कर दिया। ये कौन था, ये अलाउद्दीन खिलजी था जिसने पहली बार सेना को पैसे, उनका जो वेतन होता था वो देना शुरू किया। उसके बाद में शराय ए अदल, ये क्या होता था, शराय ए अदल, ये स्थानीय व विदेशी वस्तुओं का बाजार, स्थानीय और विदेशी वस्तुओं का बाजार होता था, उनको कहते थे सराय ए अदल। जहाँ पे स्थानीय और दूसरे देशों से आने वाली जो चीजें थी, दोनों का जो बाजार होता था, उनको कहते थे सराय ए अदल। उसके बाद में 1316 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की क्या होगी, मृत्यु होगी। क्या होगी, मृत्यु कब हुई, 1316 के अंदर। और 1316 में इसकी मृत्यु के बाद में इसका पुत्र था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। किसका बेटा, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा। क्या नाम था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। वो क्या बना, राजा बना। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद में इसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक है वो बना। और इसने शासक यानी राजा बनते ही सबसे पहले क्या किया, अपने पिता के सभी कठोर आदेशों को रद्द करवा दिया। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी कठोर आदेश, जो नियम लागू किए थे, इसके पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने उन सभी आदेशों को रद्द करवा दिया, हटवा दिया। उसके बाद में उसने क्या किया, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। किसने, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने क्या किया, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया अपने पिता के समान। उसके बाद में खलीफा घोषित होने के बाद में इसने एक उपाधि धारण की। कौन सी, उल वासिक बिल्लाह। क्या उपाधि धारण की, उल वासिक बिल्लाह। ये उपाधि है वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने है वो धारण की। उसके बाद में नासिरुद्दीन खुसरो शाह, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ये क्या बना, ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बाद में है वो राजा बना। और ये खिलजी वंश का अंतिम राजा था, खिलजी वंश का अंतिम शासक था। तो आपको सवाल आ सकता है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह ये क्या था, खिलजी वंश का अंतिम शासक था। और इसके बाद में जो एक नए वंश का उदय होता है और वो होता है तुगलक वंश। कौन सा होता है, तुगलक वंश, जिनकी स्थापना गियासुद्दीन तुगलक का होता है। तो हम तुगलक वंश के बारे में बाद में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है खिलजी वंश के बारे में, जिसके अंदर 2 महत्वपूर्ण शासक हुए थे, जिसमें पहला था जलालुद्दीन खिलजी, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की, और दूसरा था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दिल्ली सल्तनत के अंदर, ये पहला ऐसा शासक था जिसने बहुत सारे महत्वपूर्ण है वो सुधार किए थे।